कहानी शुरू होती है एक ऐसे वीरान टापू से जहां जमीन से ज्यादा डर हवा में फैला हुआ था। यह टापू सांपों से भरा हुआ था और यहाँ 4 दोस्त अक्सर एक ही मकसद से आते थे, पैसे कमाने के लिए। उनका काम था खतरनाक सांपों को पकड़ना और फिर उन्हें बेच देना। उस दिन भी वो इसी उम्मीद में यहाँ पहुंचे थे कि कोई बड़ा शिकार हाथ लगेगा। टापू पर पहुंचते ही उन्होंने एक पुराना लेकिन आजमाया हुआ तरीका अपनाया। एक मुर्गे की टांग में मजबूत रस्सी बांधी गई और उसे जमीन के अंदर बनी एक संकरी सुरंग में धीरे से डाल दिया गया। उनका मानना था कि जैसे ही कोई बड़ा अजगर या पायथन उसे निगलने की कोशिश करेगा, वो रस्सी खींचकर सांप को बाहर निकाल लेंगे। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक रस्सी में जोर का खिंचाव महसूस हुआ। सैंथियाओ, जो सबसे आगे खड़ा था, ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। यही वो पल था जब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, डर साफ दिखाई देने लगा। उसे यकीन हो गया कि सुरंग के अंदर कुछ बहुत बड़ा है। बिना ज्यादा सोचे उसने फैसला किया कि वह खुद अंदर जाएगा। उसने साथियों से कहा कि जैसे ही वह इशारा करे, सब मिलकर उसे बाहर खींच लेना। बात खत्म होते ही सैंथियाओ सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। वहां सच में एक विशाल सांप था और उसने झट से उसे पकड़ भी लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह सुरंग जितनी बाहर से दिखती है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा फैली हुई है। अजीब सी आवाजें, सन्नाटा और घुटन, सब कुछ खतरे का संकेत दे रहा था। घबराकर उसने जोर से चिल्लाकर साथियों को उसे बाहर खींचने का इशारा किया। बाहर खड़ा अरबिंग, जो भारी भरकम शरीर वाला आदमी था, इसे मजाक समझ बैठा। उसे लगा सैंथियाओ डराने के लिए नाटक कर रहा है। हंसते हुए उसने मदद करने के बजाय उसके पैरों में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। लेकिन मजाक उस वक्त खत्म हुआ जब सैंथियाओ की चीखें सच में डर से भर गई। अब तीनों दोस्त एक साथ रस्सी खींचने लगे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सुरंग के अंदर से एक बेहद विशाल सांप झपटा और पल भर में सैंथियाओ को अपनी पकड़ में लेकर अंदर खींच ले गया। घबराए हुए अरबिंग ने हाथ डालकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड एक सांप ने उसके हाथ को जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचा गया। उसके हाथ से चिपका वो सांप तुरंत मार दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सुरंग के अंदर से आ रही भयानक अजीब सी आवाजें अब किसी आम सांप की नहीं लग रही थी। सबको लगने लगा कि वहां कोई और ही खौफनाक चीज छिपी है। डर के मारे वो लोग बिना पीछे देखे अपनी नाव की ओर भागे। रात हो चुकी थी, बारिश तेज हो रही थी, नाव आगे बढ़ रही थी और अरबिंग अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लग रहा था कि सैंथियाओ की मौत का जिम्मेदार वही है। इसी बात पर नाव में बहस शुरू हो गई और तभी अचानक उनकी नाव को नीचे से जोरदार टक्कर लगी। उस झटके के बाद उन सबके दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगा, कहीं वही टापू वाला खौफनाक मॉन्स्टर उनका पीछा तो नहीं कर रहा। वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही नाव को एक और जबरदस्त झटका लगा। इस बार असर इतना ज्यादा था कि पूरी नाव बुरी तरह डगमगा गई और डाबिंग अपना संतुलन खोकर सीधे पानी में गिर गया। डाबिंग को गिरते देख बामियान घबराकर नाव के ऊपर चढ़ा और तुरंत लाइट चालू कर दी। उधर अरबिंग ने बिना वक्त गंवाए रस्सी से बंधा हुआ टायर पानी में फेंक दिया ताकि डाबिंग उसे पकड़ सके। सब कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। इसी बीच जैसे ही अरबिंग की नजर बामियान की तरफ गई, उसके पीछे उसे एक बेहद विशाल सांप खड़ा दिखाई दिया। अगले ही पल वो सांप वहां से गायब हो गया, जैसे पानी में घुल गया हो। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसी सांप ने पानी में गिरे डाबिंग पर हमला कर दिया और पल भर में उसकी जान चली गई। अरबिंग ने हिम्मत जुटाकर भाले से उस सांप पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो सांप आम नहीं था। उसने पलटकर इतना जोरदार हमला किया कि अरबिंग हवा में उछल गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उस सांप का शिकार बन गया। अब नाव पर सिर्फ बामियान बचा था। उस विशाल सांप का आकार देखकर उसका डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वह कांपते हुए सांप से रहम की भीख मांगने लगा,
और बार बार कहने लगा कि अगर उसकी जान बख्श दी गई तो वह कभी भी दोबारा सांप नहीं पकड़ेगा। लेकिन सांप नहीं रुका। वो नाव पर चढ़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी बामियान की नजर नाव में रखे एक कैमरे के पास पड़ी कुछ अजीब सी चीजों पर गई। वो सांप के अंडे थे। असल में वही वजह थी जिसकी वजह से वह विशाल सांप इस नाव तक पहुंचा था। अपने अंडों को देखते ही वो और आक्रामक हो गया। लाश की हालत देखकर साफ लग रहा था कि मामला किसी आम हादसे का नहीं है। यह खबर देखते ही शेन एक पल भी रुका नहीं। वो सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ऑफिस पहुंच गया। वहां उसने बामियान की तस्वीरें सबके सामने रखी और समझाया कि शरीर पर बने दांतों के निशान किसी साधारण सांप के नहीं हैं। उसके मुताबिक यह निशान टाइटन पाइथन के हैं, जिसकी लंबाई करीब 15 मीटर तक हो सकती है और ऐसे सांप सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, स्नेक आइलैंड पर। शेन का मानना था कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उसने संगठन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सरकार से स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की अपील करने की बात कही। लेकिन वहीं मौजूद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर अधिकारी जाओ ने उसकी बात काट दी। उसका कहना था कि इंटरनेशनल स्नेक ऑन ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक इस तरह के विशाल सांप धरती से लगभग 58 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। शेन ने बहस करने के बजाय सबूत सामने रख दिया। उसने बामियान के कैमरे से रिकॉर्ड की गई आखिरी वीडियो चलाई। वीडियो में साफ तौर पर उस विशाल टाइटन पाइथन की झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। अब हालात बदल चुके थे। सबने फैसला किया कि जाओ खुद शेन के साथ स्नेक आइलैंड जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन रवाना होने से पहले जाओ को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। शेन सिर्फ एक स्नेक रेस्क्यूअर नहीं था, वह पहले फौज में रह चुका था और साथ ही उसे स्नेक किंग के वंशज के रूप में भी जाना जाता था। उधर दूसरी तरफ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक पैन 4 वीरान द्वीपों को टूरिज्म प्रोजेक्ट में बदलने की तैयारी कर चुका था। इन्हीं द्वीपों में स्नेक आइलैंड भी शामिल था। पैन इस प्रोजेक्ट में पहले ही भारी पैसा लगा चुका था और अब वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी मकसद से वह जिन नाम के एक शख्स से मिलने पहुंचा, जो ब्लैक मार्केट में सांपों को पकड़कर बेचने के लिए जाना जाता था। पैन को पता था कि अगर इस टापू से सांपों का खात्मा करना है तो उसे जिन जैसे लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। पैन ने जिन के सामने सोने की कुछ ईंटें रखी और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में शेन को रोका जाना चाहिए। अगर शेन ने यह साबित कर दिया कि उस टापू पर सच में टाइटन पाइथन मौजूद है, तो उसके पूरे टूरिज्म प्रोजेक्ट में लगाया गया पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। जिन ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया कि वो ऐसी हालत पैदा ही नहीं होने देगा। अगले ही दिन शेन जाओ और उनका दोस्त माफिन एक नाव के जरिए उसी खतरनाक टापू की तरफ निकल पड़े। सफर के दौरान शेन ने दूरबीन से आसपास का जायजा लिया तो उसकी नजर दूर एक दूसरी नाव पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे जिन अपने गुंडों के साथ उसी दिशा में जाता दिखाई दिया। उसी पल शेन समझ गया कि जिन और पैन के बील हो चुकी है। टापू पर पहुंचते ही जिन ने अपने आदमियों से वहां रुकने का पूरा इंतजाम करवाया और तुरंत टाइटन पाइथन को पकड़ने की योजना बनाने लगा। सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन तभी हालात बदलने लगे। जिनका आदमी मुताओ थोड़ी दूरी पर शौच के लिए गया था, वहीं पास में बंधा उसका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले ही पल कुत्ता अपनी रस्सी तोड़कर उन्हीं झाड़ियों में भाग गया और फिर वापस नहीं लौटा। यह देखकर मुताओ के दिल में डर बैठ गया। लेकिन असली खौफ तब सामने आया जब उसने महसूस किया कि कोई बेहद भारी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद मुताओ लड़खड़ाता हुआ वापस टेंट्स की तरफ पहुंचा। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसी वक्त उसके पीछे से एक विशाल कोबरा भी बाहर निकल आया। वही कोबरा मुताओ की इस हालत की वजह था। कोबरा को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई
और सब लोग जान बचाकर भागने लगे। लेकिन तभी वह कोबरा एक आदमी के सामने फन फैलाकर रुक गया। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अगर वह आदमी जरा भी हिलता तो उसकी मौत तय थी। तभी पास के एक टेंट से एक लड़की और 2 आदमी बाहर निकले जो आपस में भाई बहन थे। हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उन्होंने फैसला खेल के जरिए करने का किया। उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू किया और तय हुआ कि जो जीतेगा वही उस विशाल कोबरा को पकड़ेगा। यह खेल हंग नाम के आदमी ने जीत लिया। हंग इस काम में इतना माहिर था कि उसने बिना वक्त गंवाए कोबरा को काबू में किया और कुछ ही सेकंड में उसे एक बैग में बंद कर दिया। इसके बाद उसने वह बैग जाकर सीधे जिन को सौंप दिया।